बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ हमजा मुझे बता रहे थे आज कुछ इंटरेस्टिंग सी बात। मतलब आप सोचें, मैं इशाल से भी पूछ रहा था कि आपको कोई ऐसी चीज़ 2-3 दफ़ा डिलीवर हो जाए घर में, होम डिलीवरी हो रही हो और कि जो आपने ऑर्डर भी ना किया हुआ, तो आपको गुस्सा आना नहीं शुरू हो जाएगा कि भाई मेरी तरफ क्यों ये लेके आ रहे हो? तो शाल ने कहा हाँ बिल्कुल। लेकिन हमजा मैं समझती हूँ कि अगर पेमेंट करके कोई डिलीवर करवाने आ रहा है, डिलीवरी तब आ रही है जब पेमेंट कर चुके हैं, तो फिर बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है ना कि आपने ऑर्डर नहीं किया हुआ और आपके साथ 2-3 दफ़ा अगर ऐसा हो तो आप थोड़े से कहते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो एक शख्स बेल्जियम में ऐसे हैं, 65 साल वो शख्स हैं जिनको इशाल 9 साल से पिज़्ज़ा गलत डिलीवर हो रहा है। और ये दिन में कोई एक दफ़ा नहीं हो रहा, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं हो रहा, ये दिन में 10 दफ़ा गलत पिज़्ज़ा उनके घर आ जाता है और वो परेशान हो जाते हैं इसके ऊपर। और 9 साल से ये सूरत हाल। लेकिन हमजा ये सूरत हाल मतलब ये अब जानना पड़ेगा कि पेमेंट करके डिलीवर कर दिया जाता है या फिर पेमेंट भी उन्हें करनी पड़ती है। इस बारे में ना उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि जब खाने पीने की चीज़ पे बंदा इतना परेशान हो रहा है तो फिर ऐसा ही होगा कि शायद पेमेंट भी नहीं होती होगी। और लेकिन दिन ये में डेफिनेटली बिल्कुल 10 दफ़ा आपका ऑर्डर फिर एक ही बंदे को जा रहा है बार बार। अब ये देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है। और 9 साल से ये मुसलसल उनके साथ यही प्रैक्टिस जो है वो होती चली जा रही है। कहते हैं कि अब तो मेरी गली में कोई स्कूटी एंटर होती है ना, मुझे आवाज आती है तो मुझे लगता है ये मेरे घर जो है ना अब पिज्जा आने लगा है। और उसका कोई टाइम भी नहीं है। कहते हैं कभी ये दिन में भी आ सकता है, ये वीकेंड पे भी आ सकता है, आम दिनों में भी आ सकता है, और रात के 2 बजे भी अक्सर मेरे घर जो है पिज्जा डिलीवर हो रहा है। वैसे ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है, क्योंकि मैंने अब तक लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि आपको 9 साल से गलती हो रही है। भाई आप एक ही एड्रेस पे पिज्जा लेकर जा रहे हो, एक ही एड्रेस पे लेकर जा रहे हो, दिन में 10-10 दफा लेकर जा रहे हो, वो बंदा तो प्लीज टॉर्चर करना बंद कर दे। वो जो शख्स हैं वो ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है ये मेरे साथ शरारत कौन कर रहा है, लेकिन अगर वो बंदा मुझे मिल जाए ना तो फिर उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 9 साल से नहीं मिला तो आपको नहीं मिलने लगा। और वो आके नहीं कह रहा कि मैंने आपके साथ ये छोटा सा मजाक किया है, कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। तो हम सब परेशान होते हैं जब ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर आपके घर आ जाता है। उस बंदे के सब्र को देख के आप भी सब्र कर लीजिएगा अगर आपके घर ऐसा ऑर्डर आता है। अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ हम कोरोना वायरस के हवाले से ही करेंगे। और जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो हमें आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है और हमें इस तमाम तर सूरत हाल पर बहुत ही बेहतर तरीके से अमल करना होगा। और अमल हम कैसे कर सकते हैं? SOPs के जरिए। बिल्कुल ऐसे ही SOPs पर अमल दरामद करके ही हम खुद भी महफूज रह सकते हैं, दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को महफूज रख सकते हैं। हम बाहर देखते हैं अभी भी जो है ना वो जो रुझान यही देखने में आ रहा है कि कोरोना नहीं है, कोरोना है भी तो हम उससे इफेक्ट नहीं हो सकते या हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें एक साइड पे हैं, लेकिन एहतियात फिर भी लाजम है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बड़ी हेल्थी डाइट लेते हैं, इसके बावजूद आपको ज़रूरत है कि आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप जो बहुत ज़्यादा हजूम वाली जगह हैं वहाँ पर ना जाएं। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये बहुत ही शदीद है। इस आलमी वबा के वार जो है वो दिन ब दिन हम देखें तो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इशाल अवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने सख्त फैसले करते हुए नई पाबंदियों का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की शिद्दत के पेश नज़र सख्त इक़दामात की तौसीक़ की गई। फैसलों के मुताबिक 1 से 11 अप्रैल तक 12% शरह वाले शहरों में मौसर लॉकडाउन होगा और 1 तारीख से इंडोर और आउटडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इशाल ये पाबंदी सबसे ज्यादा जरूरी थी। लोग एक तो शादियां कर रहे थे और उस पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, फिर दूसरों को फोर्स कर रहे थे, लगाए जा रहे थे और फिर आपको फोर्सफुली शादियों में बुलाया जा रहा था। अगर आप नहीं भी जाना चाह रहे तो आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, आपकी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, आपको शादियों पे मजबूरन जाना पड़ रहा था। तो ये जो हुकूमती सतह पर पाबंदी लगाई गई है शादियों पर, इंडोर हो या आउटडोर, ये बहुत अच्छी है। बहुत सारे कपल्स जो हैं वो इस चीज़ से नाराज़ भी नज़र आते होंगे, लेकिन बहरहाल ये पाबंदियाँ ज़रूरी थी। नहीं, कपल्स के अम्मा अब्बा को ना ज़्यादा एतराज़ात होते हैं इसके ऊपर। खैर, सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर बंदिश होगी। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन नहीं चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फैसला बड़ा अहम है। दुकानें
दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी और हफ्ते में 2 दिन कारोबार बिल्कुल नहीं होगा, वो हफ्ता इतवार होगा, वीकेंड होगा। इस दौरान पार्क्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। आप जा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और फिर घर लेके जाकर उसको खा सकते हैं। काबीना कमेटी ने एनसीओसी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद के लाहे अमल की भी मंजूरी दे दी है। सूबे में कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह सूबाई दारकूमत लाहौर में है, जो कि 23% है। 23% बताई गई, बिल्कुल इसी तरह से। फैसलाबाद की बात कर लें, गुजरावाला की बात कर लें तो मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 18% है, जबकि लाहौर जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 120% जो मुकदमात जो है तकरीबन दर्ज कर लिए गए हैं। हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं, आप देखें कि हमने आपको कल बताया 23% के हवाले से, जो अब आज की रिपोर्ट आएगी उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में 21% जो है वो हम शरह देख रहे हैं जो मुस्बत केसेस की है लाहौर के अंदर। और बहुत ही ये हम अगर कहें गंभीर सूरत हाल है तो वाकई ऐसी है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर में किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, सूरत हाल क्या है। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमें सब बता दें, हमने ये सुना कि मास्क ना पहनने पर अब तो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, पर्चा काटा जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा सकती है? और क्या सिर्फ हमें ये बता दें, अवामी जगहों पर अगर मास्क नहीं पहना होगा तो फिर कार्रवाई होगी, या फिर गाड़ी के अंदर आप जा रहे हैं तब भी आपने मास्क लगाना होगा? इनफरादी तौर पर बता दीजिएगा क्या फैसला हुआ है, कैसे कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए जी, मास्क पहनना जो है वो अब इंडिविजुअल जिम्मेदारी है सबकी। मैं इसको ऐसे वजाहत करता हूँ कि जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक है, इसके ऊपर जो हमारा कानून है उसके मुताबिक FIR भी हो सकती है। और पिछले 2 दिन के अंदर लाहौर की इंतज़ामिया ने काफ़ी जो है वो इस पर तादीबी कार्रवाई की है और मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 174 से ज़ायद FIR जो है वो सिर्फ लाहौर शहर में इसके ऊपर हुई है। बाकी जो ये बात है कि जी किस जगह पर पहनना है, तो इसको अगर मैं बहुत सादा तरीके से एक्सप्लेन करूं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें और आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें तमाम के तमाम मुकामात जो है वो शामिल हो जाते हैं, यानी कि घर से निकलने से पहले आपने ये सोच के निकलना है कि मास्क के बगैर अगर बाहर निकले तो बेशक अगर आप कहीं इनफरादी तौर पर खड़े हैं या इज्तिमाई तौर पर खड़े हैं, किसी भी कैपेसिटी में है, तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। कमिश्नर साहब, लाहौर में 20% से ज़्यादा शरह मुस्बत होना किस कदर ख़राब सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है, और लाहौर में कौन से नए SOPs हैं जिन पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है? इन पर अमल दरामद के लिए कितनी सख्ती की जा रही है कि लोग इसको सीरियस भी लें? लेकिन ये पॉजिटिविटी जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी टर्म है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ कि जब पॉजिटिविटी से मुराद ये होती है कि किसी एक गिवन डे के ऊपर हमने टोटल कितने टेस्ट किए और उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए या कितने लोगों का रिजल्ट जो है या उनका जो कोरोना का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। तो अगर आप कम टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी और अगर आप ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है किसी भी टाइम पर वो ये देखने वाली है कि हमारे अस्पतालों में कितने लोग हैं, और अगर हमारे अस्पतालों में तादाद जो है वो बढ़ रही हो और हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही हो, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही हो, तो ये ख़तरनाक इशारा है। और अगर आप इस हवाले से इस वक्त देखें तो लाहौर के अंदर जो इस वक्त हमारी बेड ऑक्यूपेंसी है ये तकरीबन वो हो चुकी है जो 16-17 जून को थी सन 2020 में। तो ये सूरत हाल जो है ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो इंडिकेट कर रही है कि वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा इसको माजी में जाके देखें तो ये तकरीबन 4था हफ्ता है जब मुसलसल जो है वो केसेस के अंदर जो इजाफा है वो ठीक है। कमिश्नर साहब, ये भी बात हो रही थी कि 50% जो मुलाजमीन हैं उनको दफातर में बुलाया जाए। लाहौर में सरकारी और प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन की हाजिरी में कमी देखने में नहीं आ रही है, इस हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है, कोई एक्शन लिया जाएगा? जी, पॉलिसी बिल्कुल 50% की है और 50% से ज़ायद अगर किसी जगह पर ऑक्यूपेंसी है तो वो हुकूमती अहकामात की वायलेशन है। हम इंशाअल्लाह ताला इस पॉलिसी के ऊपर न सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे बल्कि इस तरह का मैकेनिज़्म भी बनाएंगे कि हमारी टीम जो है वो गाय बगाए जाके देखें कि जो ऑक्यूपेंसी है वो 50% पे मेंटेन की जा रही है। सही। कमिश्नर साहब, लाहौर के अस्पतालों में भी जगह तेज़ी से कम हो रही है, हम देख रहे हैं। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मरीजों के लिए क्या कोई मुतबादल इंतजामात किए जा रहे हैं? जी, इम्पॉर्टेंट बात है ये जो आपने की है। देखें, मुतबादल इंतजाम तो किया जा रहा है, पहले भी किया है। मेयो अस्पताल के अंदर भी तकरीबन 40-45 नए वेंटिलेटर ऐड हुए हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। अगले दिनों में भी ऐड हो जाएंगे, 30-34 वेंटिलेटर्स और का भी इंतजाम हुआ है और भी ऐड होंगे सिस्टम के अंदर। लेकिन देखें, हल तो ये नहीं है। दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम जो है वो इस तरह से केसेस बढ़ रहे होंगे तो उनके सामने कोलैप्स करेगा, और किया है। अगर हमने याद करें तो पिछले साल हमने देखा पूरी दुनिया से ये एविडेंस आया कि मुख्तलिफ
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स हुए और कोरोना के आगे बेबस हुए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जहां अपने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, ऑब्वियसली बेड्स का इजाफा भी किया जाएगा, वेंटिलेटर्स का भी किया जाएगा, किया भी जा रहा है, वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके स्प्रेड को कंट्रोल करें, इस डिजीज़ को बढ़ने से रोकें, इसको प्रिवेंट करें कि ये ना फैले। जिस हवाले से ये नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ली जा रही हैं और आज जो फैसले हुए उसी सिलसिले की कड़ी हैं। अब असल में इम्तिहान हमारा ये है कि हम कितनी ईमानदारी और कितनी सख्ती के साथ इन फैसलों पर अमल दरामद करते हैं या करवाते हैं। ईमानदारी जो है वो हमारी सोसाइटी में हम, मेरे और आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, और जो सख्ती है वो सरकारी सतह पर है कि सरकार इसको कितना सीरियसली इम्प्लीमेंट कराती है। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम है, लोगों का हमारे साथ तावन करना और इंतज़ामिया का ये ठान लेना कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर इसकी अमल दरामद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें साथ मिल के हमें जो है मस्बत नताइज देंगे। कमिश्नर साहब, ये भी हमें बता दें कि जिस तरह हम लाहौर में बात कर रहे हैं, मुस्बत केसेस की शरह अब 21% के करीब पहुँच चुकी है, तो अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं खुदा न खास्ता, तो लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी क्या बंद किए जा सकते हैं? हमने ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो सख्त फैसले कर ही लिए, अगर ऐसा होता है तो इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को क्या करना होगा? नहीं जी, अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं है कि हम लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद करें, और चूँकि इस तरह का फैसला नहीं है इसलिए मुसाफिरों को इस हवाले से कुछ भी नहीं करना होगा। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमने जो हमारा ट्रैवलिंग है उसके ऊपर ये पाबंदी ज़रूर लगाई है कि वो 50% ऑक्यूपेंसी के तो मूव करेंगे, और उसको इंशाल्लाह ताला इंश्योर कराया जाएगा और कराया जा भी रहा है। सही। तो कमिश्नर साहब, लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो फैसले सामने आए हैं हम देख रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर भी इसका इतलाक होगा, पाबंदी आयद की जा रही है? देखिए जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो ये फैसला किया गया है कि जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं इनके ऊपर पाबंदी है अगले कम से कम 10 से 12 दिनों के लिए। जैसे ही ऑर्डर आएगा वो सूरत हाल ज़्यादा जो वाज़ेह भी हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो विद इन द सिटी है उसमें जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उनको बंद किया गया है। जहाँ तक आपने ऑनलाइन IT से बात की या टैक्स सर्विसेज की बात की, वो उनको एग्जाम्पशन रहेगी और वो चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और आप सबके लिए इसमें अहम चीज़ ये है, जिस वक्त आपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखना है उस वक्त SOPs का इत्तलाक आपके ऊपर हो जाएगा, और फिर अगर आपने मास्क नहीं पहना, आप SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ FIR होगी, और FIRs इस वक्त हो भी रही हैं। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी पता लगा हमें शाल के ऑरेंज लाइन मेट्रो बंद होगी, और मेट्रो जो है वो भी बिल्कुल बंद होगी। और जो दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% जो है वो भी आप पैसेंजर बिठा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ तो उस सूरत में भी कार्रवाई अमल में आएगी। बिल्कुल। अब आप जो हैं, अगर खुद से आप नहीं SOPs पर अमल दरामद कर रहे, तो अब आपको इस खौफ से ही कर लेना चाहिए कि भाई आप किसी और मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, और दूसरों को वैसे मुश्किल में ना डालें। जब इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, अब खा किसी भी शहर में मौजूद क्यों नहीं है, और उधर अगर मुस्बत जो शरह है केसेस की वो लाहौर जितनी नहीं भी है, फिर भी आपको अमल करना चाहिए ताकि आपके शहर में वो शरह बढ़कर लाहौर जितनी खुदा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कोरोना वायरस जो है ये किसी अमीर या गरीब का लिहाज नहीं कर रहा, ये बिल्कुल हो रहा है, बड़ों में भी, छोटों में भी, अमीरों में भी, गरीबों में भी। और हम वही रिपोर्ट हुआ था कि जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी इससे मुतासिर हुए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतासिर हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी वक्त इससे मुतासिर हो सकता है। जी बिल्कुल, वो भी इससे मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस का शिकार होने वालों में बड़े बड़े नाम भी हैं भाई, छोटे भी हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और अमीर से लेकर गरीब तक सब इसकी जद में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट हो रहा था केस के पिम्स में 7 दिन का जो बच्चा है उसको वालिदा से कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ है और उसको पिम्स में दाखिल करवाया गया है। तो देख लें कि हम नौमौलूद की कल बात कर रहे थे कि वहां से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और उनके लिए कम अज कम आप ऐसा करें कि एहतियात कर लें। तशवीशनाक बात यह है कि मुल्क में कोविड केसेस की मुस्बत आने की शरह बढ़कर 11.2% अब हो चुकी है। हर रोज 4000 से ज्यादा वायरस के जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। है इसी वजह से NCOC ने मुल्क भर में इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे शहर या अजला जहां 3 दिन तक मुसलसल कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% या इससे ज़्यादा होगी, वहां 5 अप्रैल से शादी की तमाम तकरीबात चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, उन पर पाबंदी आयद होगी। और अब हम बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार की भी, जहां पर कोरोना बेकाबू हो चुका है और मरीजों के लिए मुख्तस 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड जो हैं वो मुकम्मल भर चुके हैं। और ये UK वेरिएंट जो है तेजी से बच्चों को भी अपना निशाना बना रहा है। इस्लामाबाद के पिम्स में
कोरोना से मुतासरा नौमौलूद को दाखिल किया गया है, जी, जिसका हम बिल्कुल। जिक्र कर रहे हैं। और इससे कबल वफाकी दारुल हुकूमत में नौमौलूद से यानी कि बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 10 साल तक के 43 बच्चों को कोरोना मुस्बत रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद उनको अस्पताल लाया बिल्कुल गया ऐसे। और जब बच्चों में ये अलामात पाई जाती हैं या बच्चों को पता चल जाता है बड़ों को कि बच्चों को कोरोना हो गया, तो माँ बाप के लिए वो सूरत हाल सबसे ज़्यादा अजियतनाक होती है। ऐसे ही है। तो अगर आप इस अजियत से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों को इस चीज़ की तरगीब दें कि भाई मास्क लगाओ, आप बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो, क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ही वो इस पर अमल करेंगे। और आप खुद भी, सबसे पहले तो आपको खुद ये सीखना होगा कि आपने किस तरीके से महफूज और रहना खुदारा अब मान जाएं कि कोरोना वायरस वाकई है, ये किसी की तरफ से आपको ऐसे ही बात नहीं की जा रही है। केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुतअद्दिद इलाकों में स्मार्ट और मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 1 अप्रैल से शादियों और दीगर तकरीबात पर बिल्कुल मुकम्मल पाबंदी होगी। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, सोशल तकरीबात हों, कल्चरल तकरीबात हों या मजहबी तकरीबात हों, वो भी नहीं हो सकेंगी। क्या फैसले किए गए हैं? डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमजा शफकात साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद में कोरोना की तीसरी लहर इतनी तेजी से फैलने की आप वजह क्या समझ रहे हैं? क्या यूके वेरिएंट है? लंदन से आने वाली फ्लाइट्स ने सूरत हाल को मजीद खराब किया? जो इस्लामाबाद में भी लेटेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा पड़े हैं। लोग समझ रहे हैं कि शायद लंदन का जो स्ट्रेन आया है वो स्ट्रेन तो आया है, लेकिन आप देखें कि जितनी फ्लाइट्स इंग्लैंड से आ रही थी वो तो कोरोना अपने टेस्ट करा के आ रहे थे। तो ये असल में हुआ यही कि कोई ना कोई फॉल्स नेगेटिव आता है, वो स्किप कर जाता है, वो आ जाता है, वो फैल जाता है। लेकिन असल जो वजह फैलने की बनी है वो एक तो ये था कि तमाम स्कूल्स भी खुले हुए थे, होटल्स खुल गए हुए थे और लोगों ने इतना कैजुअली इस सारी चीज़ को लिया है, सही। बिल्कुल कोई SOPs फॉलो अप नहीं किए। और इंतजामिया भी सच्ची बात की है कि हम लोग भी इसको कैजुअल ले चुके हुए थे कि जी अब सेकंड वेव हो चुकी है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, तो अब ये नहीं फैलेगा। लेकिन इसने टेरिबली फेंका, इतनी तेजी से फैला कि अभी भी इस्लामाबाद के अंदर 8000 पॉजिटिव केसेस हैं। एक दिन में 700 केसेस हो रहे हैं और 700 केसेस एक दिन का मतलब है कि इनमें से 1% की डेथ होगी। तो ये वेंटिलेटर्स भी हमारे फिल अप हो रहे हैं। लेकिन हमने आज से 6-7 दिन पहले, ये जब हमें पता चला कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमने मैसिव एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए और अभी आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पॉजिटिविटी है वो कोरोना तीसरी लहर की अब बात कर रहे हैं कि सख्त तो है, इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या आपके पास कोई अदाद शुमार हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों में कितने बच्चे कोरोना का शिकार हुए और इस वक्त अस्पतालों में कितने बच्चे दाखिल हैं? जी बिल्कुल। अभी जो हमारा जो लेटेस्ट ये जो वेव फैली है, इससे पहले ये होता था कि क्योंकि स्कूल्स बंद थे और पूरा साल आपको पता है कि स्कूल बंद ही रहे थे, तो बच्चों के अंदर ये फैल नहीं रहा था और पता भी नहीं चल रहा था। अभी जब स्कूल्स के अंदर हमने टेस्टिंग की तो थर्ड वेव के अंदर तो हमें पता चला है कि अगर हम डेली 100 टेस्ट करते हैं और उसमें से 16 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसमें से 3 या 4 जो है वो छोटी उम्र के बच्चे भी हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। और पहले ये समझा जाता था कि इस्लामाबाद के अंदर भी 30 साल से कम उम्र की डेथ्स नहीं हुई थी, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली एक आध डेथ ऐसी भी हुई है जिसमें बच्चे की उम्र 30 साल से कम थी। और जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि ये बच्चों में भी उसी स्पीड से फैलता है जितनी स्पीड से ये बड़ों में फैलता है और इसमें बच्चों में भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस लिहाज से बच्चों का भी उतना ही ख्याल करना जरूरी है जितना हम ओल्ड एज या ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी उनका ख्याल करें। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया इकदाम क्या कर रही है? हमने आपको तो देखा, आप जा रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, मार्केट्स में भी जा रहे हैं, लोगों को मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में हमने ये देखा है कि अब तो यहाँ पर FIR काटनी शुरू कर दी गई है। क्या इस्लामाबाद में भी पंजाब की तर्ज पे मास्क न पहनने पर FIR काटी जा रही है? इस्लामाबाद के अंदर भी जो हमने अब इंतजामी तौर पे इंटरवेंशंस किए हैं जिनको हम NPI कहते हैं, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। इसमें हमने कल भी तकरीबन 40 बंदों पे पर्चा दिया है। 18 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं जो मास्क नहीं पहन रहे थे, 144 की वायलेशन कर रहे थे। तमाम पार्क हम बंद कर चुके हुए हैं, शादियां हम बंद कर चुके हुए हैं। इंडोर शादियां जो हैं वो तो कल ही से बंद कर दी थी और 1 अप्रैल से हम तमाम हर किस्म की शादी के फंक्शंस, आउटडोर फंक्शंस, फेस्टिवल सब कुछ बंद कर रहे हैं। जो बड़े बड़े गैदरिंग्स हो रही थी उनको हमने मना कर दिया। इवन शब बारात की जो गैदरिंग्स होती थी कब्रिस्तान पे वो भी हमने अलाउ नहीं की। मास्क के ऊपर भी बगैर मास्क के हमें जो ओपन एरिया में नजर आ रहा है, जो हमें इनक्लोज एरिया में नजर आ रहा है, वो दुकान भी हम सील कर रहे हैं। 400 से ज्यादा दुकानें हमने सील की हैं, 100 से ज्यादा हमने होटल्स को भी, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी सील किया है और शादी हॉल तो हम बिल्कुल ही बंद कर चुके हुए हैं। तो हमारी ये मैसिव कैंपेन जारी है और इंशाल्लाह मैं काफी होपफुल हूँ कि अगले 6-7 दिन में अगर अवाम ने थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया तो ये जो हमारी पॉजिटिविटी है इसको हम नीचे ले आएंगे। हमजा साहब, अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, कैपेसिटी खत्म हो रही है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ये क्यों कम हो रही है। हॉस्पिटल्स पाकिस्तान की तो दूर की बात है, अगर आप न्यूयॉर्क का भी हॉस्पिटल्स देख लें, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और दुनिया के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास हेल्थ का था, इसके बावजूद वो चोक हो गया जब इतनी तेजी से लोग एहतियात नहीं करते और उनमें वायरस फैले, तो वो चोक हो गया और लोग वहाँ पे गैलरीज में लेटे होते थे, जमीनों पे लेटे होते थे और उनके लिए बेड्स के ऊपर जगह नहीं होती थी। और अगर यही हाल रहा, लोगों ने एहतियात ना की, तो इधर भी खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इसलिए हमने बहुत तेजी से एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन की है। इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो 600 के करीब कोरोना के बेड्स हैं, उसमें से 64% हमारे ऑक्यूपाइड हैं, बाकी हमारे खाली हैं। और इंशाल्लाह ये जो हम एनपीआईज कर रहे हैं, लोगों को प्रिवेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपने हॉस्पिटल के सिस्टम को चोक नहीं होने देंगे। बिल्कुल है हमजा शफकात साहब। इस्लामाबाद में तो इस वक्त कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है वो खासी कशीदा है, जिस तरीके से आप भी हमें बता रहे हैं, लेकिन आप ज़रा इस पूरी सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं, इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, क्या हम उम्मीद रखें कि आने वाले दिनों में जो केसेज हैं वो कुछ कम होंगे? इम्कानात हैं इस तरह के? इस्लामाबाद में लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि तकरीबन 8,000 के करीब हमारे एक्टिव केसेस हैं। 9 सेक्टर्स हम सील कर चुके हुए हैं, जिनमें स्वां गार्डन है, बैरिया टाउन है, डीएचए फेज 2 है। इस तरह के कई एरियाज को हम स्मार्ट लॉकडाउन के तौर पे सील कर रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेशो थी, मैंने आपको बताया कि पहले 700 केसेस हमारे पर डे हो रहे हैं और इसको हमने इंशाल्लाह 100 से नीचे केसेस पर डे पे लेके आना है, ताकि हमारा हेल्थ सिस्टम चोक ना हो। और मेरे ख्याल में अगर अगले 6-7-8 दिन आवाम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारा ये एक्टिव कैंपेन जो एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम कर रही है, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस, और साथ साथ वैक्सीनेशन भी होती जा रही है, तो इंशाल्लाह ये अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर हम पूरी तरह कंट्रोल पा जाएंगे इसके ऊपर। कंट्रोल कर पाएंगे। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब सबसे सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया। वो जिस तरीके से कह रहे हैं, अच्छा फॉल्स नेगेटिव की एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल की अपनी गुफ्तगू के अंदर, कि अक्सर ऐसा आता है कि कोरोना टेस्ट जब आप करवाते हैं तो वो 100% रिलायबल नहीं है, उसके अंदर गलती रह जाती है। तो जब कोई फ्लाइट्स भी ऐसी आ रही थी, वो कह रहे थे कि फॉल्स नेगेटिव हो सकते थे, कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हो, जो गलती से आई हो। इसीलिए हमेशा जिसको कोरोना वायरस होता है शाल, उसके 2 टेस्ट करवाए जाते हैं कि 2 नेगेटिव हो, तो फिर उसको ये भी तो हो सकता है कि जब आपने टेस्ट करवाया, सिम्टम्स या आपके अंदर वायरस जो है वो उसके बाद थोड़े कुछ देर के बाद जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ कि आप कोरोना से इफेक्ट हो चुके हैं, आप उसके कैरियर बाद में थे। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, और अगर हमें लगे कि हमें जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है और अलामात कोरोना वाली हैं, जो हमें इंतजामिया की जानिब से भी बताई जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से भी, तो फिर हमें फौरी टेस्ट करवाना चाहिए और खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं चल। जी बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं मुल्क में, माहौल में, तो सियासी तब्दीलियां जो उनकी भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि उनकी जगह हमाद अजहर ने ले ली है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेनेटर शिबली फराज ने इस बात की तस्दीक भी कर दी और बताया कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से तो हटा दिया गया है, जबकि कलमदान हमाद अजहर को तफवीज़ भी कर दिया गया है। वो इमरान खान के विजन को लेकर आगे चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो उनके विजन को लेकर आगे नहीं चल रहे थे। शिबली फराज ने कहा है कि अब्दुल हफीज़ शेख को हटाने की बड़ी वजह महंगाई है। हफीज़ शेख को हटाने का मकसद ये था कि वज़ीर आज़म साहब को गरीबों की फ़िक्र रहती है और महंगाई हो गई थी, जिसकी बिना पर उन्होंने गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया। उनका कि मजीद चीज़ें कुछ फाइनल हो जाएंगी। शाल इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक, उनका सेनेटर ना बन पाना, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स भी सामने आए थे और आगे बजट भी पेश किया जाना था। क्या उनको जब दिसंबर में मुशीर ख़ज़ाना से वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया था, क्या उनको कंटिन्यू इसलिए नहीं रखना चाह रहे थे, या फिर उनका काम पूरा हो गया था इसलिए अब उनको हटा दिया गया? कई सवालात हैं। खैर, वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है। ये तब्दीलियाँ यहीं पर नहीं रुक रही, यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रही है। सेनेटर शिबली फराज जो हैं, उनका कलमदान तब्दील हो सकता है। सेनेटर फैसल वाडा को दोबारा से शामिल किया जा सकता है। उस्मान डार की काबीना में भी वापसी होगी, जबकि मुशीरों में भी रद्दोबदल पर वज़ीर आज़म गौर कर रहे हैं। आज शायद फैसले हो भी जाएंगे। जी हाँ, शिबली फराज को पेट्रोलियम की वजारत मिलने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में इत्तेहादी जमातों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी नुमाइंदगी देने पर मुशावरत की जा रही है। हाँ जी, लेकिन सबसे ज़्यादा बात हो रही है हफीज़ शेख साहब के ऊपर, जिस पर
बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि ये पीडीएम की कामयाबी है, अपोजिशन की कामयाबी है, लेकिन इसके मुआशी तौर पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद। सुलहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आप समझते हैं कि हफीज शेख साहब को वजीर खजाना के ओहदे से हटाए जाने की कोई वजह समझ आ रही है? ये सियासी वजह हो सकती है कि सेनेटर नहीं बन सके, या उनका काम पूरा हो गया, IMF से मामला तय पा गए, अब उनकी जरूरत ही नहीं थी? जी, मेरा ख्याल है एक से ज्यादा वजूहात हैं। एक वजह तो यही है कि जब उनको मशीर से वजीर बनाया गया, 6 महीने के अंदर उनको पार्लियामेंट जो है उसका मेंबर मुंतखब होना था आइन की रूह से, और वो चूंकि सेनेटर नहीं बन सके। अब अगर वो मशीर रहते हैं तो वो NFC की जो मीटिंग्स हैं उनकी सदारत नहीं कर सकते। NFC के अवार्ड की जो सदारत है उसके लिए वजीर होना जरूरी है, पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि काबीना में जो उनके बाकी कैबिनेट मेंबर्स थे, मेरी इतलात के मुताबिक वो अक्सर ये पॉइंट उठाते थे कि जी जो इकोनॉमी है वो सारी अनइलेक्टेड मिनिस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और वो लोग हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना होता है, अपने वोटर्स को फेस करना होता है, और जो अनइलेक्टेड है अगर उनका कुछ स्टेक नहीं है सिस्टम में तो वो जो भी फैसले लेते हैं उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो अगेन ये एक वजह थी। उसकी जो तीसरी वजह है वो महंगाई तो शबली साहब ने बता दी, और यकीनन महंगाई कंट्रोल करना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं होता है, वो स्टेट बैंक का काम होता है। लेकिन जो स्टेट बैंक जो ऑर्डिनेंस है उसमें जो ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस जो कि उसमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और उस पर जो मीडिया में शोर उठा, जो सोशल मीडिया पे शोर उठा, वो भी एक वजह बनी। क्योंकि कबीना में जब ये पॉइंट डिस्कस हुआ था तो वहाँ पे इतना जो थ्रेड बेयर डिस्कशन है वो नहीं हुई थी। वहाँ पे सिर्फ ये बताया गया था कि जी IMF की ट्रांच रिलीज करने के लिए ये जरूरी है कि स्टेट बैंक में कुछ उसके लॉज में तब्दीलियां की जाएं। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म सुलहरी साहब, इस टीम के ऊपर, मुआशी टीम के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को बहुत एतमाद था, और अब ये तब्दीली आना, जिस वक्त में बजट भी पेश किया जाना है, रमज़ानुल मुबारक भी करीब है, ऐसे में ये तब्दीली किया जाना, क्या आप समझते हैं कि जो नए वज़ीर आएंगे वो महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, इस वक्त जो महंगाई है वो तकरीबन पाकिस्तान में हर तरह की महंगाई इस वक्त चल रही है। 3-4 किस्में होती हैं महंगाई की। इम्पोर्टेड जो हम खुर्दनी चीज़ें मंगवा रहे हैं, खा वो पाम ऑयल है, या वो दालें हैं, या वो गंदम है, या वो चीनी है। इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना से रिकवरी के बाद हर चीज़ की कीमत जो है वो उसमें इजाफा, और काफ़ी वो एक सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है, और उसी के हिसाब से हमारी लोकल प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, उसके हिसाब से भी कीमतें बढ़ रही होंगी। इसी तरीके से जो पेरिशेबल कमोडिटी हैं, पहले हमारे पास इंडिया से ट्रेड चल रही थी, वाघा बॉर्डर से बैलेंस रहता था। अब दोनों इंडियन पंजाब में और पाकिस्तान दोनों में ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह इनकी कीमतें में उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहेगा। रमजानुल मुबारक शुरू हो रहा है, इसकी वजह से भी लोग जो है वो होर्डिंग कर लेते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, चीज़ें बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इसके साथ ये देखना होगा कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो किस तरीके से प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ मिलके, पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके, तो ऐसे टारगेटेड सब्सिडीज के लिए कौन से ऐसे वेन्यूज तलाश करती है कि टारगेटेड सब्सिडीज जो है वो लोगों को दी जाए। बिल्कुल ठीक है। वरना सुलहरी साहब, हमें ये भी बताएं कि अब हमाद अजहर साहब पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है। असद उमर साहब वजीर ख़जाना बने थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं था, उनको हटा दिया गया, और हफीज़ शेख साहब को ये कहकर लाया गया कि एक्सपीरियंस्ड आदमी है। क्या हमाद अजहर साहब का इतना एक्सपीरियंस है, वो इतना कुछ सीख गए होंगे हफीज़ शेख साहब के साथ रहकर? क्योंकि हफीज़ शेख साहब से तो आखिरी रोज़ तक ही वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल मुतमईन थे कि मईशत दुरुस्त समत पर जा रही है उनकी वजह से। देखिए, हमाद जो है उन्होंने पहले स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू जो है वहाँ पे काम किया है। आपको याद होगा उन्होंने बजट जो है वो प्रेजेंट किया था असद उमर के पास। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है और उसमें फाटफ का केस पाकिस्तान का बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। फिर अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है वो देख रहे हैं। तो पिछले 2.5-3 सालों में हमाद जो है बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पे रहे हैं। और ऑब्वियसली एक इलेक्टेड मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, उनको अपने वोटर्स को जाके फेस करना होता है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो काफ़ी उनको लिए बेहतरी का सबब बन सकते हैं। लेकिन बात वही रहेगी कि चूंकि ये बजट जो अगला बजट होगा वो भी अभी जो IMF का प्रोग्राम हमारा रिवाइव हुआ उसी के पैरामीटर्स के तहत बनेगा।
तो बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश शायद उसमें नहीं बिल्कुल ठीक होगी। है, बहुत हमारा ज़्यादा नज़र ifs अच्छी and option buts हो की जो सकते है हैं। वो गुंजाइश नहीं होगी। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका, हैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। विशाल, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ सियासी माहौल की, जहाँ अपोजिशन इत्तेहाद बाहमी इख्तलाफात के बायस बैकफुट पर चला गया और हुकूमत जो है चैन की बांसुरी बजा रही है। बिल्कुल हुकूमत को अपोजिशन की बिल्कुल ऐसे ये कोई टेंशन रही नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी असल पोजीशनों पर वापस आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही तनकीदी गोलाबारी जारी है। ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के जारहाना रवैये पर पीपल्स पार्टी ने नई हिकमत अमली बना ली है। और वो हिकमत अमली ये है जो ज़राए बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की बजाय हमजा शहबाज शरीफ साहब से रवाबित बढ़ाने पर गौर होने लगा है। और ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब जल्द हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे, राबता करेंगे और PDM सरबराही कमेटी में भी मरियम नवाज साहिबा की बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर किया जा रहा है। जी हाँ, और उधर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का कहना है कि ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा भी देंगे। अब वो तोहफा क्या होगा? हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान पंजाब असम्बली राबते में हैं। उनका कहना था कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ से राबतों का फैसला कर लिया लेकिन गया। बात यह है कि नून लीग बिल्कुल तैयार नहीं है इस मामले के लिए और वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है कुछ और इशारे हैं, इसलिए ये बात जो है हमारे साथ कर रही है। और ये पूरी सूरत हाल है। पॉलिटिक्स के हवाले से इस पर मजीद बात भी करेंगे। अभी हम बात करना चाह रहे हैं के हवाले से, क्योंकि कुछ सवालात ये आ रहे हैं कि लाहौर के अंदर क्या बिल्कुल अस्पतालों के अंदर जो गुंजाइश है कोरोना मरीजों की वो ख़त्म हो चुकी है? क्या बेड्स अब मौजूद नहीं है? इंतजामात कैसे हैं? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंसर्न है इस हवाले से। डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा कि अब सवालात ये हैं कि शायद लाहौर में तो बेड्स ही खत्म हो गए हैं अस्पतालों के अंदर, अब तो कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश ही मौजूद नहीं रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त भी अगर ऑक्यूपेंसी रेट देखें जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट का है वो 62% है सही। और वेंटिलेटर बेड का 70% है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक पेशेंट को अगर हमने उनको भी दाखिल करना पड़ता है तो फिर हमारे पास तकरीबन 3000 के करीब बेड वो मौजूद हैं। सही हो गया। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि अभी पिछले 3 दिन के अंदर लाहौर के 4 अस्पतालों में 45 नए वेंटिलेटर लगाए गए हैं। अच्छा। और लाहौर के 2 हॉस्पिटल में सिर्फ 95 हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड ऐड किए गए हैं। और कल हॉस्पिटल की हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को मीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट ने कॉल की और वहाँ पर उन्होंने सबको बता दिया है कि अगरचे हमारे पास इस वक्त बेड मौजूद हैं, लेकिन आप जो मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए मज़ीद 2 वार्ड अपने हॉस्पिटल की मज़ीद कोविड में कन्वर्ट कर दें, ताकि किसी पेशेंट को अभी भी रिफ्यूज़ नहीं हो रहा और आइंदा भी रिफ्यूज़ ना करना पड़े। सही हो गया। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कौन सी एज ग्रुप के अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं? जैसे कि हमने देखा कि बच्चों में भी इस वक्त तेज़ी से फैल रही है ये तीसरी लहर। कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा मुतासिर होकर अस्पतालों में आ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर इस वक्त अबव 50 ईयर्स वाले पेशेंट हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस दफ़ा पिछली दफ़ा के मुकाबले में बच्चे मामूली सा इजाफा हुआ है। आप समझ लें कि 2 to 3% ज़्यादा बच्चे मुतासर हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि खुदा ना खाता कि हमें कोई वार फुटेज पर बच्चों के लिए कोई अलग वार्ड हमारे वार्ड बच्चों के लिए तैयार हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में तैयार हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हमें नहीं देखने को मिल रहे कि कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, फिर भी अगर कोई बच्चा अस्पताल में आता है, जैसे कि बच्चों को अलग से रखना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या उसके लिए कोई ख़ास किस्म का इंतज़ाम है? अगर बच्चे हॉस्पिटल में जैसा कि आ रहे हैं तो उनके लिए किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं? देखें, एक वार्ड स्पेसिफाइड है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, एक वार्ड स्पेसिफाइड है मेयो हॉस्पिटल में। 40 बेड्स की वार्ड उधर भी, 40 बेड्स की वार्ड इधर भी। और हार्डली हमारे पास 4 पेशेंट हैं इधर मेयो हॉस्पिटल में और 4 ही पेशेंट हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये भी आप बता दें कि कुछ शिकायत ऐसी आ रही थी कि लोग बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब पहले लोग जल्दी रिपोर्ट कर रहे थे जब हम पिछले साल की बात करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है जिस वक्त लोग अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है, लोग अभी भी संजीदा नहीं ले रहे हैं और बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं? इस दफ़ा जो हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो यही है जिसको आप अभी पॉइंट हैं
लास्ट टाइम हमने एसिम्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट को भी दाखिल किया और उसके बाद हमने फिर क्रिटिकल वालों को भी दाखिल किया। इस दफ़ा माइल्ड और मॉडरेट वालों को होम आइसोलेशन की इजाज़त है, लेकिन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि जो बीमार हैं उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बुखार नहीं उतरा तो उन्होंने घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रख के उनको ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। वो समझते हैं कि शायद ऑक्सीजन ही इसका हल है, ये बात नहीं है। एक्सरे चेस्ट कराना पड़ता है, HRCT कराना पड़ता है, ब्लड के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो ब्लड मार्कर्स हैं कोविड के वो देखना पड़ते हैं। और 4-5 दिन घर में गुजारने के बाद जब उनके दोनों लंग पूरी तरह मुतासर हो जाते हैं और ऑक्सीजन घर में सिलेंडर होने के बावजूद 80 से नीचे चली जाती है तो वो वैसी स्टेज है जब उनको दोनों लंग में नमूनिया हो चुका होता है। बिल्कुल और फिर वो लेके हॉस्पिटल में आते हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं होता कि हम उनको ICU या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में डॉक्टर साहब हमें ये भी बता दें, जब पिछले साल कोरोना आया था हमें इलाज का बिल्कुल भी नहीं पता था, इलाज तो अभी भी उसका हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन अस्पतालों के अंदर हमने क्या चीज़ें तब्दील की हैं कि पहले किस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा था, अब उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं या वैसे ही इलाज किया जा रहा है? देखें, इलाज में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन तजर्बा बहुत बढ़ गया। पहले इन एक्सपीरियंस से हम सब लोग अब हमारे हाउस ऑफिसर से लेके और प्रोफेसर तक उनको इतना तजर्बा हो गया है कि हम अल्लाह का शुक्र है बड़े ठीक तरीके से इन पेशेंट को डील कर रही हैं। अद्वियात की कोई कमी नहीं है, इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, तजर्बा बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक के स्वीपर भी थे, उनको कि क्या ट्रीटमेंट करनी है, किस तरीके से पेशेंट मरीजों को किस तरह से डील किया जा रहा है। कोविड पेशेंट बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और गलती यही हो रही है इशाल के लोग बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं और जब देर से रिपोर्ट करते हैं तो फिर शायद डॉक्टर्स के हाथ में भी मामला नहीं रहता। जब हालत क्रिटिकल हो जाती है उस वक्त अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं होता, तो उससे पहले अस्पताल पहुंचे, उससे पहले डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें कि ये हालत है, पेशेंट को लेकर जाएं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिसकी हम बात करने चाह रहे हैं वो बहुत ही संजीदा मामला है, तशवीशनाक मामला है। आमतौर पे हम ये सुनते हैं इशाल कि पाकिस्तान में तो खुदकुशी का रेट बहुत कम है। हम जब बात करते हैं तो लोग ये बात करते हैं कि जी अमेरिका में इतनी ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, यूके में खुदकुशियां होती हैं, जापान तो सबसे आगे चला जाता है ऐसे। लेकिन हमारा सूबा सिंध जो है ना हमजा, वो भी इसमें बहुत आगे जा रहा है। खुदकुशी का तशवीशनाक रुझान परवान चढ़ रहा है सिंध में। इसके बढ़ते हुए दादो शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी है। सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने साल 2016 से 2020 तक सूबे में खुदकुशी करने वालों के दादो शुमार जारी कर दिए हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ कमीशन डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध में खुदकुशियों की बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? आदादो शुमार जारी किए गए और इनके तदारुक के लिए कौन से इकदाम हैं जिनकी अशद ज़रूरत है? देखें ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अगर अभी तक स्टडी नहीं हुई है, सिंध में अगर ये है खुदकुशियों की वजह डिप्रेशन है जो कि एक बीमारी है, बेरोज़गारी भी हो सकती है, दीगर सोशल इश्यूज़ हैं, जज्बाती इश्यूज़ हैं जिसमें जो है शादियां सही नहीं चलना या फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बीमारी है, बीमारियों की वजह से भी लोग करते हैं। आप देखें कि अभी तक गिलगित में भी बहुत ज़्यादा, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में भी सुसाइड्स हो रहे हैं, पर उसकी स्टडी नहीं है। ये सिंध में हमने पहली दफ़ा किया है और हमारी कोशिश है कि हम इस पर काबू पाएँ और रूट कॉजेज़ हैं उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें। ये पहली दफ़ा है, इसमें बेहतरी भी हम लाएंगे। हमने हुकूमत को सजेस्ट किया है हमारे वज़ीर आला साहब को कि एक सिंध प्रिवेंटिव सुसाइड बिल आना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि कौन से वेपन्स पर पाबंदी लगे, कौन सी
दवाइयाँ पीकर लोग हलाकत करते हैं, तो उस पर भी पाबंदी लगी जाए। पेस्टिसाइड्स हैं, जो है दूसरी जो चीज़ें जो इस्तेमाल लोग करते हैं सुसाइड के लिए, और उसके बाद जो है कि पोस्टमार्टम्स नहीं होते हैं। बहुत से सुसाइड्स होते हैं जो कि पता नहीं चलता है, और उसमें जो है उस सूरत में ये होता है कि हमें जो है पता नहीं चलता है। तो ये सब उस सूरत में होगा जब तक कानून साजी नहीं होगी, और उसमें हमारा होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री मिलकर कानून साजी करें, उसमें हमें फ़ायदा होगा, और उससे जो है चीज़ें कंट्रोल होंगी और उस पर काबू पाया जाएगा। और आपको मैंने पहले भी साहब आपने कहा कि ज़हनी है वो सेहत इसमें काफ़ी काउंट करती है। क्या पाकिस्तान और बिलखसूस अगर सिंध की बात करें तो ज़हनी सेहत के मराकज़ की कमी है, और अगर हैं तो ऐसे मराकज़ में स्टाफ जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं है, उन्हें बताया नहीं गया कि किस तरीके से काउंसलिंग करनी है? देखें, बदकिस्मती पाकिस्तान सारी की है कि हमारे पास सारे पाकिस्तान जिसकी आबादी 22 करोड़ है, वहाँ साइकेट्रिस्ट जो हैं वो टोटल हमारे पास 450 हैं। हमारे पास सूबे सिंध में 130 से 140 हैं, और जो भी साइकेट्रिस्ट बन जाता है, साइकेट्रिस्ट बनने के लिए पहले MBBS करना पड़ता है, फिर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। इस फील्ड में नौजवान लड़के लड़कियाँ कम आते हैं, तो फील्ड खाली पड़ी है। इसलिए एक तो रीज़न ये है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने ये किया है, सूबे सिंध में हमने वज़ीर आला को कहा था, वज़ीर आला ने हमारे कहने पर एक बिल पास हो गया है, दैट इज़ सरकवजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस, जो हमारा हॉस्पिटल है 165 साल पुराना है, हैदराबाद में 27 एकड़ का है। उसको हमने लम्स से, पहले भी लम्स से था और सिंध यूनिवर्सिटी से जोड़ा है। अब वहाँ से साइकेट्रिस्ट पैदा हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट पैदा हो सकते हैं, नर्सेज हमारी ट्रेन हो जाएंगी, उनको डिग्रियाँ मिलेंगी, इसी तरह वार्ड बॉय ट्रेन होंगे। तो इस तरह जो है हम ये चीज़ें, सोशोलॉजिस्ट ट्रेन होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट ट्रेन होंगे। तो हम चाहते हैं कि ये 5-8 साल में ये जो बहुत बड़ा गैप है, बहुत से हमारे 20 ज़िले खाली पड़े, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है इस फील्ड में, लोग कम जाते हैं। जो साइकेट्रिस्ट बन जाते हैं वो जो है शहरों में बैठे हैं, देहातों में नहीं जाते हैं। तो ये सब इश्यूज़ सिर्फ हमारे पास नहीं है, पंजाब में भी है। पंजाब में 200-250 होंगे, जहाँ की 12-13 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसी तरह KP में मेरे ख्याल से 40-50-60 होंगे, बलूचिस्तान में तो 15 भी नहीं होंगे। तो ये इस फील्ड लोग कम हैं, तो ठीक है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इशाल अपनी ज़िंदगी का अपने हाथों से खात्मा कर लेना, उनकी ज़हनी हालत होती क्या है ये हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हुमा असलम माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आप आई। ये बताइए कि मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कि आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। ये ऐसे एक झटके में हो जाता है कि इंसान ने खुदकुशी कर ली, या एक लंबा प्रोसेस है, उसके दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं? इसमें तो पहले ये बताना ज़रूरी है, पाकिस्तान में जैसे कहा जाता है कि हमारा मुसलमान मुल्क है, यहाँ पे सुसाइड इतना प्रेवलेंट इशू ही नहीं है। यहाँ पे 15 से 35 अफराद रोज़ाना खुदकुशी कर रहे हैं, यानी हर घंटे में एक बंदा खुदकुशी कर रहा है। सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट रेट, और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी WHO ने 2012 में एक स्टडी पब्लिश की थी पाकिस्तान के सुसाइड रेट पे, तो उसमें 7.9% पर 100,000, यानी उस साल 13,000 लोगों ने खुदकुशी की थी। ये रिपोर्टेड केसेस है, बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड रहते हैं क्योंकि स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है, लोग नहीं बताते और डिफरेंट डिजीज़ेज़ का नाम दे दिया जाता है और उसको छुपाया जाता है। सो अभी आपने पूछा था कि सुसाइड एकदम से बंदा कर लेता है या फिर पीछे एक लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ये दोनों वजहों से होती है। अगर कॉजेज़ पे देखा जाए तो टॉप कॉज इसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, और सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स आते हैं, अगर फाइनेंसेस इतने पूरे नहीं हो रहे। फिर थर्ड नंबर पे अब्यूज़, असॉल्ट, जो कि हमारे मुल्क में बहुत कॉमन हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत कॉमन हो रहा है, तो वो वाले सर्वाइवर्स में सुसाइड ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है। फिर रिश्तों के मामलात, अफेयर्स का ब्रेकअप, रिलेशनशिप के इश्यूज़, डिवोर्सेस, ये सबसे लास्ट में आते हैं। सो उसमें ये होता है कि एक इम्पल्सिव एक्ट, यानी एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो
ख़ुदकुशी पे एंड अप हो जाता है। और सम टाइम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और अनएड्रेस्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको देखा ही नहीं गया, तो वो भी लीड कर सकते हैं सुसाइड में। अगर मेंटल हेल्थ गैप पे बात की जाए तो हमारे यहाँ 50 मिलियन लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं और 72% लोगों को केयर नहीं मिल रही, यानी 70% लोग के पास आते भी हैं जो मेंटली इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं या मेंटली किसी स्ट्रेस में होते हैं, वो आपसे आके डिस्कस भी करते हैं क्या कि हम लोग सुसाइड करना चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें, हम इस टाइम से गुजर रहे हैं, सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा भी होता है? इसमें कुछ बैरियर्स हैं। एक तो ये कि जो जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उसकी आंखों के आगे एक तरह से काला पर्दा पड़ा होता है और उसे हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही होती है। उसे लग रहा होता है कि कोई उसकी हेल्प कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से भी वो बात नहीं करते। फिर हमारे यहाँ कोई सुसाइड सेल मौजूद नहीं है। बाहर की दुनिया में अगर किसी को इस तरह के ख्याल आ रहे हैं तो वो फ़ौरन फ़ोन करके इमरजेंसी होती है, बिकॉज सुसाइड इज़ एन इमरजेंसी, ठीक है, फ़ौरन बताते हैं और उसके लिए कुछ हेल्प आउट किया जाता है उसको। यहाँ पे कुछ इस तरह की सपोर्ट मौजूद नहीं है। फिर तीसरा, इसको स्टिग्माटाइज बहुत किया जाता है। अगर कोई बात करता है कि मैंने अपनी जान लेने के मुझे ख्यालात आ रहे हैं, ज़िंदगी वर्थ लिविंग नहीं लग रही, तो उसको मज़ीद स्नब किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मज़हब में हराम है, तुम कैसे कर सकते हो। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के मजाक उड़ाया जाता है, उसे हेल्प की तरफ नहीं लेके जाया जाता। तो पहली बात तो ये कि इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस देखें, इलनेस और मज़हब को हमें अलग अलग करना है। मज़हब एक प्रोटेक्टिव फैक्टर ज़रूर हो सकता है, बट इफ़ समवन इज़ इल, अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो डिप्रेशन में उसको मायूसी होगी तो और इस कैफियत को बीमारी का नाम दें। जी, ये एक बीमारी है। एक और बड़ा मसला है कि आपने हमें एक स्टडी के बारे में भी बताया, लेकिन लोगों को तो शायद पता ही नहीं होता कि हमारी मेंटल हेल्थ क्या है, क्या हमें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है, क्या हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं। हम लोग तो ब्लड टेस्ट पे चलते हैं कि हमारी ब्लड में ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी, तो कोई डॉक्टर करीम ख्वाजा हमारे साथ थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमारी तजावीज़ ये है कि कुछ वेपन्स पर पाबंदी लगा दी जाए, कुछ अद्वियात पे पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन जिसने जिंदगी खत्म करनी है वो तो छुरी से भी जिंदगी खत्म कर लेगा। नहीं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस, ये एक आसान तरीका लगता है, लोग नींद की गोलियां बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। गांव देहात में बात की जाए तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, गंदम की गोलियां खा ली, चूहे मार गोलियां खा ली, ये बग़ैर वजह के नहीं मिलनी चाहिए, हर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो कुछ हम कम कर सकते हैं इन चीज़ों को अगर एड्रेस कर लिया जाए। अगर फ्रीली ये मेडिसिन अवेलेबल ना हो, ये गोलियां अवेलेबल ना हो, तो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वेपन्स को एक्सेस कम कर दी जाए, क्योंकि छुरी से जान लेना ना वो एक पेनफुल चीज़ है। नॉर्मली छुरी का इस्तेमाल कम होता है, ज़्यादा लोग पेनलेस तरीके पर जाते हैं कि एकदम से मौत हो जाए, उसमें वेपन्स है और उसमें ये गोलियों का इस्तेमाल। आपने कहा हमजा, ये तो इन्होंने कहा कि वेपन्स जो है वो उन पे पाबंदी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने खुद रिपोर्ट भी किया था कि एक माँ ने अपने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा के जान ले ली। तो इस तरह के वाकयात भी होते हैं। वहाँ पर तो आप सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं या डॉक्टर के पास जा सकते हैं? पहले तो यही कि अवेयरनेस जितनी क्रिएट करेंगे उतना ही बेहतर है कि लोगों को बताया जाए कि योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी आपको रहने के काबिल नहीं लग रही और आपको सिर्फ सुसाइड में ही सारा हल नज़र आ रहा है अपने सारे मसाइल का, तो डेफिनेटली किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें ताकि इस चीज़ को बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ठीक। और अभी आप बात कर रहे थे मर्दों में इसकी डबल रेशो है। सुसाइड की अगर देखा जाए 18 to 40 इयर्स एज लिमिट है और मर्दों में एक तो यंग एज में ज़्यादा होती हैं, ख़वातीन में देखा गया 30 से ऊपर ख़वातीन करती हैं, और वो ज़्यादातर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से और आफ्टर मैरिज, क्योंकि हमारे यहाँ एक वायलेंस का बहुत इशू है और आफ्टर मैरिज ख़वातीन को सेकेंड ग्रेड सिटीज़न डील किया जाता है, तो ये वाली चीज़ें भी आ जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो ख़वातीन में 30 के बाद और मर्दों में ये अर्ली एज में रिपोर्ट होता है। और मर्दों में क्योंकि अटेम्प्ट ज़्यादा स्वेयर होती हैं तो वो सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 2:1 रेशियो है, हर 2 मर्द और के मुकाबले में एक खातून खुदकुशी करती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और आपने कुछ फैक्टर्स हमें बताए और किस तरीके से रोका जा सकता है और लोगों का मजाक ना उड़ाएं, उनको स्नब ना करें। अगर वो इस कैफियत से गुजर रहे हैं तो उनकी मदद करने की आप बल्कि बहुत ही प्यार से उनकी काउंसलिंग करें
बल्कि जो तरीकाकार डॉक्टर्स बताते हैं कि आप अच्छे तरीके से, अच्छे बिहेवियर से उनको इस चीज़ से रोक सकते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लाजमी डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दे सकते हैं, तो आप उन्हें डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दें। अच्छा, एक और अहम चीज़ है इशाल, वो ये है कि हर शहरी जो है अपना घर बनाने का ख्वाब देखता है और पूरा होने का वक्त आता है या नहीं आता, कई दफ़ा तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और शायद आपका घर नहीं बन पाता। लेकिन अब हुकूमत कुछ जो है दावे और वादे तो कर रही है हमजा, देखना ही है कि वादे और दावे पूरे होते हैं या नहीं होते। जो वज़ीर आज़म की जानिब से ये किया गया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, इसके तहत कर्ज़ों की हद बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे आप घर, फ्लैट्स या फिर प्लॉट या फिर तामीर के लिए आसान किस्तों पर कर्जा लिया जा सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है इशाल, ये मामला बिल्कुल ऐसा है। 50 लाख रुपया पहले जो है रखा गया था कि आप कर्ज ले सकते हैं और इसके ऊपर जो है आसान शराइत हैं बिल्कुल, और आसान किस्तें, अगर आप वो किस्तें किस तरीके से अपने किसी घर में रह रहे हैं उसका किराया दे रहे हैं तो आप बड़े आराम से वो दे सकते हैं। ये किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं और कितनी आपको किस्त देनी होगी ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सैयद समर हुसैन साहब। सैयद समर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा, एक आम आदमी का तो ख्वाब है कि वो घर बनाना चाहता है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, कैसे अप्लाई करेगा, कितने अरसे का ये प्रोसेस है, और लोगों के जो चंद सवालात आप तक आते हैं उनको भी एड्रेस कर दीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमजा मैं आपका और इशल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 92 चैनल का कि आपने ये मौका दिया कि मैं ये बातें ज़रूर सामीन तक और नाजरीन तक पहुँचा सकूँ, कि ये बहुत अहम बातें हैं। देखें, मैं अभी आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। उससे पहले 2-3 चीज़ें बहुत ही जल्दी से मैं आपको बता दूँ कि कौन घर ले सकता है, क्योंकि सवाल ये अक्सर पैदा होता है कि कौन ये फैसिलिटी अवेल करके घर खरीद सकता है। तो उसका आसान तरीन जवाब है, हर पाकिस्तानी जिसके पास इस वक्त घर मौजूद नहीं है, जिसके अपने नाम पर ज़ाती घर मौजूद नहीं है, वो ये घर ले सकता है। अब उसके बाद ये आता है कि क्या वो नौकरी करने वाला हो? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। आप नौकरी कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, नौकरी ना भी कर रहे हो, अगर आपका अपनी कोई दुकान है, आपका अपना कारोबार है, आप इर्रेगुलर भी अगर आपकी इनकम है, इर्रेगुलर इनकम से मुराद ये होती है कि आप जैसे ठेले का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो आप भी अवेल कर सकते हैं ये इस स्कीम की। और इस स्कीम का बुनियादी देखिए मरकज, जैसे अभी आपने शुरू में खुद कहा, मरकज क्या है कि अभी जो आप किराए की रकम देते हैं वही रकम आप अदा करके अपने घर के मालिक बन जाएं। अच्छा, अब देखें, आज सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस स्कीम के अनाउंस करने से पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, लोगों को ये फैसिलिटी क्यों अवेलेबल नहीं थी। देखिए, मसला ये था कि अगर एक आम कर्जा घर का लिया जाए तो जो उसकी किस्त बनती है वो ऑलमोस्ट डबल होती है उसके मुकाबले में जो इस स्कीम के तहत किस्त बन रही है। यानी हुआ क्या कि आम किस्त को तकरीबन निस्फ किस्त जो है हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से अदा कर रही है, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अगले 10 सालों के लिए 35 अरब रुपए जो है इसके लिए रखे थे। अब आपने ये क्वेश्चन किया कि जो है इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। कोई भी शख्स जिसके पास अपना घर मौजूद नहीं है, अपने किसी भी नजदीकी बैंक की किसी भी ब्रांच के पास जाए, वहां जब जाएंगे तो आप देखेंगे वहां एक बोर्ड भी लगा होगा, वहां बैनर भी लगा होगा, जहां आपको गाइड किया जाएगा कि आप अंदर इस काउंटर पे जाइए। वहां आपके पास देखिए सबसे अहम तरीन सवाल आपके तमाम नाज़रीन पूछते होंगे यकीनन कि आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। आपके पास वो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसकी बुनियाद पे आपको ये कर्जा मिल सकता है। तो देखिए, ये बड़े आसान है, मैं उसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। आपके पास अपना CNIC होना चाहिए, आपके पास 2 फोटोज होने चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप होनी चाहिए, पिछले महीने की जो सैलरी स्लिप है, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है, और अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो उस कारोबार का कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप ये भी सब कुछ नहीं करते और आप फर्ज कर लें कि आपकी एक दुकान है, छोटी सी दुकान है, या आपका एक ठेला है या रिक्शा है, तो आपके पास ये तमाम चीजें यानी वो सैलरी स्लिप वगैरह नहीं होंगी, तो फिर आप क्या कागज इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अभी जिस मकान में रह रहे हैं उसका किराया तो अदा करते होंगे ना। तो अगर उसके मालिक मकान से ये एक कागज पर लिखवा लिया जाए कि आप इतना किराया अदा कर रहे हैं, उसकी रसीद की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इतना किराया अदा कर रहे हैं तो वो आप अपने बैंक के पास दे सकते हैं। फिर आप जिस मकान में रह रहे हैं किराए पे भी अब लोगों के बिजली के बिल अलग अलग कर दिए गए हैं, जाहिर है बिजली के बिल इतने होते हैं, तो आप अपने जिस मकान में रह रहे हैं किराए पे, ठीक है आपके नाम पर नहीं है, लेकिन वहां का बिजली का बिल, गैस का बिल या टेलीफोन का बिल, ये आप इसकी फोटो कॉपी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ते हैं
तो जाहिर उनकी फीस भी जमा करवाते होंगे कुछ ना कुछ, तो वो फीस देखिए, ये तमाम मैकेनिज्म इसलिए किया, बस दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्रूवल। समर हुसैन साहब, आपने खासा आसान कर दिया लोगों का। एक और बड़ा बुनियादी सवाल है पाकिस्तान के अंदर और किसी भी इस्लामिक स्टेट के अंदर होता है, क्या इस्लामिक बैंक में भी जाकर ये सहूलत ली जा सकती है? क्योंकि लोग सूद के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि फिर भी 3% हो या 5% हो, कम सूद हो, सूद तो मौजूद है। क्या इस्लामिक बैंक में भी जाकर आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही है? हमजा, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है और आई थिंक कि ये इसकी वजह से जो एक थोड़ी सी एक गलत फहमियां लोगों में ये दूर हो जाएंगी। देखें, ये स्कीम का कंप्लीट शरिया कंप्लाइंट वर्जन, यानी शरिया के उसूलों के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग के तहत ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जितनी भी फाइनेंसिंग हो रही है ज्यादातर इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हो रही है। तमाम बैंकों की इस्लामी ब्रांचेस मौजूद है, जहां नाम लिखा होता है कि ये इस्लामी ब्रांच है, वहां जाके आप कहें जी मुझे शरिया के उसूलों के मुताबिक चाहिए, इस्लामिक बैंकिंग के तहत चाहिए, तो वो आपको दे देगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी बता दीजिए कि किस्त कितनी होगी तकरीबन, मुझे ये सिर्फ बता दें, लोग ये भी सुनना चाहते हैं। 1 करोड़ किसको मिलेगा, 10 लाख किसको मिलेगा? अच्छा देखिए, एक तो इसमें पहले एक बहुत ही आसान सा जिसे कहते हैं ना कि थंब लाइन प्रिंसिपल, अंगूठे वाला प्रिंसिपल जिसे कहते हैं ना, वो ये देख लें कि आपकी आमदनी जितनी है उसकी आधी किस्त आप अदा कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगर फर्ज कर लें कि आपकी आमदनी जो है वो है 25,000 रुपए है, तो आप एक ऐसा मकान उसके तहत ले सकते हैं जिसकी किस्त 12,500 रुपए महीने की हो। अगर आपकी 50,000 की आमदनी है तो 25,000 की किस्त तक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतनी किस्त के अंदर कितने का कर्जा मिल सकता है। देखिए मसलन फॉर एग्जांपल, बड़ा यहाँ मामला, इस पे बड़ी लंबी बहस है, बड़ी लंबी बातें और गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारे नाज़रीन के पास बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सैयद समर हुसैन साहब बहुत ही कम वक्त था, जिसकी वजह से आपसे इजाज़त लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू का आगाज आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और कोरोना वायरस नामी आफत ने पूरी दुनिया को जैसा कि हिला कर रख दिया है। इस आलमी वबा से जिसने बड़े पैमाने पर अमवात भी हुई हैं, जिससे पूरी इंसानियत बरसों दुख, दर्द, कर्ब और रंज में मुब्तला रहेगी। इस वबा ने कितने ही घरानों को अपने प्यारों से महरूम कर दिया। अच्छा, ऐसी ही सूरत हाल के अंदर इशाल गुलकार कमर सलीम ने लोगों के इन्हीं जज्बात और एहसासात और गम को अपने एक नए गाने में बयान किया और इस गाने को कोरोना वबा में अपने प्यारों से बिछड़ने वालों के नाम कर दिया है। कमर ने अपने गाने को उन खानदानों के नाम किया जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपने प्यारों को खो दिया है और बहुत कुछ कहना चाहते थे अपने प्यारों से और वो कह नहीं पाए। इसका नाम है, जो उन्होंने गाना डेडिकेट किया है, अनकहा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपना प्यार अपने प्यारों के लिए और फिर शायद हमें कभी वक्त भी नहीं मिता। और कोरोना में ऐसा हुआ कि बिल्कुल तंदुरुस्त लोग थे, कभी सोचा ही नहीं था जिनके बारे में सोचा भी नहीं था कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे और वो छोड़कर चले गए। तो उनसे बहुत सारी बातें ऐसी रह गई जो हमने कहनी थी, वो इस गाने के जरिए कमर सलीम जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं। सिंगापुर से हमारे साथ मौजूद हैं कमर सलीम, उनसे बात करेंगे। कमर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो हमें बता दें, ये ख्याल आपको कैसे आया कि गाने को डेडिकेट किया जा सकता है और इस तरीके से किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम हमजा, अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह ग्रेट टू बी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि ये एक बहुत अलमिया है आजकल और काफ़ी ख़ानदानों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हमने डेथ्स देखी। और जब मैंने देखा कि इस तरह की स्पेशली लैक ऑफ क्लोजर जो फैमिलीज़ अचीव नहीं कर सकती, वो बड़ा एक कॉमन चीज़ नज़र आई जितनी भी अमवात देखी फैमिलीज़ में। तो आई रियली फेल्ट इट। और गाना इसी वजह से उसके लिरिक्स वही हैं कि आप वो चीज़ कह नहीं पाए जो आप कहना चाहते थे और वक्त का इंतज़ार करते रह गए और वक्त का। बिल्कुल। तो आप शौकिया गुलकारी करते हैं सलीम, या फिर आपने ख़ास तौर पे इसको प्रोफेशन के तौर पे चुना हुआ है, गाना गाते हैं? नहीं जी, मैं तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ। लोग मुझे काफ़ी कहते हैं फाइनेंस का और म्यूज़िक का, बट आई परसू फाइनेंशियल करियर। मैं सिंगापुर में आई लुक आफ्टर वन ऑफ द बिजनेस लाइन्स फॉर इंस्टीट्यूशन।
लेकिन म्यूज़िक शौकिया है, बट मैंने काफ़ी अरसा पहले 13-14 साल की उम्र में शुरू किया था म्यूज़िक, सीखा भी, राग भी सीखे, प्रॉपर गाना बैंड्स भी बनाए और छोड़ दिया फिर। बिल्कुल ठीक है। कमर सलीम साहब, हम चाहते हैं कि कुछ अनकहा हमारे शो पे ना रह जाए, प्लीज़ अगर आप हमें वो गाना सुना दें हमारे व्यूअर्स को। जी श्योर, आपको स्पेशली वो पार्ट सुनाता हूँ जो जिसमें ये बात कही जाती है कि आप बात अपनी कह नहीं पाए। जी। जो उनसे कहना था सुन अब रहने दे, गम भीगी यादों का यूं सहने दे, सहने दे। दिल क्या हुआ, क्या हुआ ये बता, दिल मेरा अनकहा, अनकहा। थैंक यू। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा है। और ये वाकई ये कोरोना से अगर हटके भी बात कर ली जाए कमर, तो ये हम सबकी ज़िंदगी का अलमिया है। हम शायद जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको कह ही नहीं पाते हैं और शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारी अनकही बातें ऐसे ही रह जाती हैं, जैसा कि सॉन्ग में भी था कि बहुत कुछ रह गया। और कोरोना के दौरान जैसे कि सूरत हाल ही ऐसी थी कमर, आपने ये उस वक्त गाना बनाया या फिर ये आजकल गाना बनाया? क्योंकि कोरोना को आए हुए भी तकरीबन कोई 2 साल होने वाले हैं, जो दुनिया पर मुसल्लत हुए कोरोना को आए 2 साल होने वाले हैं तकरीबन। जी, गाना तो मैंने काफ़ी कुछ अर्सा पहले कंपोज किया था, लेकिन उसको शेप किया, उसके लिरिक्स इसी टाइम पे लिखे हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं पीर ज़हूर, उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे और ये इसी टाइम का लिरिक्स लिखा हुआ गाना। कंपोजिशन पुरानी थी, कंपोजिशन को मैंने फिर अडाप्ट किया टू द करंट टाइम्स टू मेक इट रेलेवेंट। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, आपने जो भी बड़ी अच्छी बात कही, हमारा आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम वी फील वी हैव टाइम and that's precisely the thing, we don't know how much time we have. तो उस टाइम पे आप you should never leave it something for tomorrow. अपने प्यारों को जो आप कहना चाहते हैं आज ही कहें, कल का वेट नहीं। बिल्कुल, अपने प्यारों को जो कहना चाहते हैं वो अभी कह दें, शायद हमें वक्त ही ना मिले। कमर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सिंगापुर से आप हमारे से। और अनकहा कुछ ना रह जाए, इसलिए इशाल जो दिल में है, वो जिनसे आप अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो उनको प्लीज़ कहें, उसमें शर्माएं नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते मेरे ख्याल में हमजा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। शायर मशरक इलामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। हाँ जी, तो हमारी आज की जो मेहमान है उनका मिशन ही सितारों पे कमन डालना है। चांद की बात हो, कायनात के राजो न्याज की बात हो, उनसे पर्दा उठाना हो। यमुना मजीद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो स्पेस के ऊपर कुछ काम करना चाह रही हैं और स्पेस एजुकेटर हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। उन्हें बचपन से ही खलाबाज बनने का शौक था, चांद पर कदम रखना चाहती थी, वो अभी भी अपना शौक पूरा करना चाहती हैं। शौक उनका अभी वहीं पर मौजूद है। यमुना हमारे साथ मौजूद है, यमुना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये आप बिल्कुल ठीक हैं। आप क्या, मैं पहले भी पूछ रहा था आपसे कि आप गलती से मेडिकल साइड पे आ गई, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, ये सफ़र कैसे तय हो गया? नहीं, मैं गलती से बिल्कुल नहीं आई इस फील्ड में भी। दोनों फील्ड्स मेरी पसंद की हैं और ये दोनों ही मेरे बचपन के शौक थे। मुझे मेडिकल साइंसेज में सिर्फ जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस थी जो मुझे पसंद थी, जिसको मैं पढ़ रही हूँ, और उसके साथ साथ स्पेस एजुकेशन में मैं एक्सीडेंटली आ गई। बेसिकली स्पेस एजुकेटर बनना मेरा कभी भी मेन गोल नहीं था। अच्छा। मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा कि हमारे मुल्क में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं मौजूद जहाँ पर इस निगलेक्टेड साइंस को भी पढ़ाया जाए। मुझे अपने स्कूल में डिस्करेज किया गया। मैंने अपने इर्द गिर्द जब भी देखा, स्कूल, कॉलेज, इवन माई ओन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैक्सिमम लोगों को क्या पता होता है कि अच्छा वो फिर ये हॉरोस्कोप वाला काम है, एस्ट्रोनॉमी को लेके देते हैं कि ये नजूमियों वाला काम है। इवन दो इसकी इतनी एप्लीकेशंस भी हैं हमारी डेली लाइफ में। आप टीवी देखते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्पेस टेक। तो इसलिए मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाना था जहाँ पे
बच्चे डिस्करेज ना हो सकें, जिस तरह मैं अपनी स्कूल लाइफ में डिस्करेज हुई थी, आई डोंट वांट एनी अदर किड टू बी डिस्करेज द वे आई वाज डिस्करेज। मुझे लगता है यमुना ने ये ख्याल किया होगा कि वहाँ पर जाके एक घर बनाना चाहिए, वहाँ पर जाके इजादात करनी चाहिए। तो यमुना, ये ऐसा ख्याल आगे भी है लेकर फ्यूचर में चलना चाहती हैं कि आप कलाब में जाएं और वहाँ पर कुछ नया एक्सप्लोर करें? बिल्कुल, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्पेस, और मेरा अभी भी एक ख्वाब है कि कभी ना कभी अगर इतनी मेहनत की और अल्लाह ने तौफीक दी तो स्पेस में भी ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल ठीक बहुत है। रिसर्च करेंगे वहाँ भी अगर हो सकी। आप स्पेस एजुकेटर हैं, एक्सप्लोरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कुछ बताएं। बच्चों को आप सिखा रही हैं, बच्चों को क्या सिखा रही हैं? हमें तो कुछ चार्ट्स मिल जाते थे स्कूल के अंदर, हमें कुछ बिलबोर्ड्स मिल जाते थे जिनके ऊपर हमें पता लग गया अच्छा ये चांद है, ये जुपिटर है, इसमें कैसे होता है। इससे ज्यादा हम तो कभी नहीं बढ़ पाए। बच्चों को टेलीस्कोप के जरिए आप कैसे सिखा रही हैं, ये हमें बता दीजिएगा। तो मेरा जो इदारा है दैट इज़ एक्सप्लोरेशन बाय यमुना, ये एक एजुकेशनल कैंपेन थी जो मैंने 2016 में शुरू की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और फिर वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया। तकरीबन 4-5 साल मैंने इसको एज अ वन वुमेन आर्मी रन किया है। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अ टीम बिकॉज काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरे अकेले से नहीं होता। इसमें ये होता है कि मेजर एज ग्रुप जिसको मैं पढ़ाती हूँ वो 6 to 14 ईयर्स ओल्ड है। वो एज ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप एक होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, वो होल्ड कर सकते हैं। उनको आप एक उम्मीद दे सकते हैं कि अगर आपको एक सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसमें अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। यू कैन मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। ज़्यादा बड़े बच्चों के पास इसलिए मैं नहीं जाती क्योंकि उनका माइंडसेट जो है ना वो रिजिड हो गया होता है। मैट्रिक FSC के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। एक्सप्लोरेशन में कितने बच्चे हैं आपके पास इस वक्त जिनको आप एजुकेट कर रही हैं? मतलब आई गो टू डिफरेंट स्कूल्स, ऑल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। I go to orphanages, foster homes, private schools, government schools, every type of kids. अच्छा, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई जो है पाकिस्तान में लोकल चैप्टर है? यस, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का लोकल चैप्टर है। नाम इसका रखा गया है एक प्रोजेक्ट पे, दैट वाज स्पेस फॉर आर्ट फाउंडेशन। नासा की एस्ट्रोनॉट है निकोल स्टॉट, उनका एक प्रोजेक्ट था, स्पेस सूट हमने पेंट किया था दुनिया भर के बच्चों के साथ मिलके। उस स्पेस सूट का नाम एक्सप्लोरेशन था और उसके नाम पे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान से बच्चों का आर्ट वर्क जो है 2017 में स्पेस में भेजा जा चुका है। अच्छा। बिल्कुल, और बच्चों के वॉइस ओवर्स भी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट वर्क। अदर देन दैट, एक्सप्लोरेशन इज पाकिस्तानी चैप्टर ऑफ स्टार शाइन फॉर एवरीवन, दैट इज़ अ बेल्जियम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल दुनिया भर में 10 टेलीस्कोप जो हैं वो इनाम के तौर पर बच्चों को देती हैं जो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहे हों। 2017 में मैंने अपनी पहली टेलीस्कोप जीती थी, जिस पे एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली के साइन थे। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और टेलीस्कोप मुझे मिली है। अब तक मेरे पास 3 टेलीस्कोप्स हैं, लेकिन कंपटीशन में मैंने जो फर्स्ट था अप्लाई 2017 में किया साइंस वाली भी कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों को मिल रही हैं? जी, वो ऐसे है कि अब 2021 में जो 10 टेलीस्कोप्स जानी है दुनिया भर में, उनके ऊपर मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स और नोबेल प्राइज विनर के सिग्नेचर हैं। अमंग दो सिग्नेचर्स मेरे सिग्नेचर्स क्या बात है जी, क्या दैट इज एन ऑनर। अच्छा, हमारे बच्चे कितने काबिल हैं? हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनको बुलाते हैं, वो तो ऐसी बात करते हैं कि समझ ही नहीं आती। आपको भी कोई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि यमुना आपको तो कुछ पता नहीं है, हम बताते हैं? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। छोटे बच्चों के साथ एक स्टोरी टेलिंग सेशन हो रहा था एंड देयर वाज अ वेरी यंग गर्ल एंड आई वाज टेलिंग अबाउट सन। तो वो बच्ची बिल्कुल मेरी गोद में आके बैठ गई थी और मैं मुंह पे हाथ रखे कहती मैं सांप रुके मुझे मैं बताती हूँ। तो शी सॉ सम वीडियो ऑन यूट्यूब और वो उसके बारे में सबको बताने लग गई। और वाकई अक्सर ऐसे होता है कि कुछ बच्चे मुझे इतने टैलेंटेड मिलते हैं कि वो मुझे चुप करा देते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। उनको डार्क मैटर की बातें करते हैं और ब्लैक होल्स की बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा सॉरी मुझे तो ये नहीं आता, बट दे नो इट। वो जानते हैं, वो पढ़ते हैं इस बारे में, लेकिन स्कूल में और घर में वही बात है, प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो शेयर कर सकें। बिल्कुल। तो अब क्या आप देख रही हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ रहा है या बच्चों को बाहर ही जाना पड़ेगा ये सीखने के लिए, समझने के लिए? अनफॉर्चुनेटली बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से। नासा, स्पेस एक्स, एलॉन मस्क, इन सब लोगों की वजह से बहुत रुझान बढ़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बदनसीबी की बात है कि द बेसिक इक्विपमेंट, अ टेलीस्कोप, दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर पाकिस्तानी पीपल। हमें अगर मंगवानी भी हो तो इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिस तरह टेलीस्कोप से चांद कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है बहुत। आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल आप चांद पे बैठे हैं और आप बड़े क्लोजली जो है वो चांद के सूरज क्रेटर्स को कैसे देख सकते हैं? अब हम ऐसे सूरज को वैसे तो नहीं देख सकते जी। वो क्या कोई टेक्निक होती है जिससे देखा जा सकता है? एक स्पेशल सोलर फिल्टर होता है, एक समझ लें एक डिस्क होती है, एक फिल्म होती है, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, जो हम दूरबीन के आगे लगा देते हैं उसके मेजर लेंस के ऊपर, और फिर आप सूरज को देख सकते हैं आराम से, आपकी आंखों को कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं पहुंचती। बच्चे आपके साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो ये शौक रखते हैं और यमुना के साथ एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? They can reach me out on social media @exploration by Yumna. That is on Facebook, on Instagram, और Twitter पे it's SOC_exploration. They can email me at explorationbyumna@gmail.com. बिल्कुल ठीक है यमुना, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई, आप इसका हिस्सा बन, आप बच्चों को आगे वो नॉलेज दे रही हैं जो पाकिस्तान में शायद लोग इसके बारे में इतना सोच भी नहीं रहे हैं बच्चे, लेकिन हमारे जो है बड़े काबिल हैं। अगर उनको ये मौके फराहम कर दिए जाएं तो वो स्पेस पे जाके भी पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करेंगे। हम दोनों को इजाजत दीजिए, बिल्कुल जी, बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।